नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रैक हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक की अगली क्लास, जिसका टॉपिक क्या था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। भारत में कार्यरत कुछ बैंक, भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप क्या देते हैं, ऋण देने में सफल रहते हैं। मतलब कोई लक्ष्य तय किया जाता है कि इन लोगों को आपको लोन देना है, वो लोग उनके अनुरूप कार्य करते हैं। जबकि कुछ बैंक क्या होते हैं, इस लक्ष्य को पूरा करने में असफल रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बैंक जो है लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाते वो क्या करते हैं, उनको दंड स्वरूप उतनी ही धनराशि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा करना होता है। किसमें? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा करना होता है। परंतु जो बैंक लक्ष्य से ज़्यादा ऋण दे देते हैं, अब किसी को लक्ष्य 1000 है, वो 2000 दे दिया, तो उन्हें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। आप ज़्यादा दे दो, लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कम करोगे तो क्या होगा, आपको उतनी ही दंड के रूप में जमा राशि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF में जमा करना होता है। अतः ऐसे बैंकों को लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रघुराम राजन समिति ने, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा लक्ष्य से कर लिया उसको कोई लाभ नहीं मिलता था, तो फिर क्या हुआ कि इनको लाभ दिलाने के लिए, बैंकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए रघुराम राजन समिति के सुझाव के आधार पर जो है 2016 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट की अवधारणा लागू की गई। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के रूप में जारी होते हैं एवं इनकी खरीद बिक्री RBI के ई कुबेर नामक प्लेटफॉर्म पर होता है। एक RBI के ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, उस पर होता है। एक बैंक जिसने लक्ष्य से ज़्यादा ऋण दे रखा है उसे यह अधिकार प्रदान किया गया है कि लक्ष्य से ऊपर का जो ऋण उतने मूल्य का वह PSLC जारी कर सकती है। ठीक है, अगर कोई बैंक है अपने लक्ष्य से ऊपर का ऋण दे रखा है तो उतने ही मूल्य का, जितना ज़्यादा दे रखा है वह क्या कर सकता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। और इस PSLC को ई कुबेर पर नीलाम भी किया जाएगा। इसे क्या होगा, वैसे बैंक खरीदेंगे जो कि लक्ष्य प्राप्त करने में असफल। अब देखिए, ये ई कुबेर से खरीदा जाएगा, जारी होगा, और इनको खरीदेगा कौन, इनको खरीदेंगे जिसने लक्ष्य पूरा नहीं किया है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो है मुद्रित मूल्य से ऊपर के मूल्य पर नीलाम होते हैं। जितना है, मान लो 1000 है, उससे ऊपर के मूल्य पर नीलाम होगा। यह अतिरिक्त मूल्य जारी करने वाले बैंक का लाभ है। अगर ये जो अतिरिक्त मूल्य होता है, जिसे 1000 का है 1500 में जारी होगा, जो 500 हुआ ये बैंक का लाभ होगा, बैंक का लाभ है। इस सर्टिफिकेट को खरीद एक खरीदार बैंक दंड से बच जाती है। इसको खरीद कर कोई खरीदार क्या, बैंक दंड से बच जाती है। और सर्टिफिकेट किसी भी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 मार्च तक, ये कब तक, 31 मार्च तक मान्य होता है एवं उसके अगले दिन इनकी मान्यता समाप्त हो जाती है। और मान्यता समाप्त होते ही क्या, जारीकर्ता बैंक मुद्रित मूल्य के बराबर की धनराशि खरीदार बैंक को वापस कर देती है। और जब एक्सपायर हो गया तो उतनी ही राशि जो खरीदार है उसको वापस कर देती है बैंक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। ये क्या होता है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन पर RBI का पूर्ण स्वामित्व, इस पे RBI का, इसे RBI की एक इकाई कह सकते हैं। यह भारत में कार्यरत सभी भारतीय एवं विदेशी बैंकों को, जितने भारतीय और विदेशी बैंकों को रखी गई जमाकर्ता की जमा राशि की बीमा प्रदान करती है। जो भी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं उसमें ये बीमा प्रदान करती है। परंतु DICGC के दायरे में PSCS एवं NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, और PSCS नहीं आते हैं। ठीक है, अर्थात इनके पास जमा की गई जमा राशि पर DICGS बीमा प्रदान नहीं करेंगे। यदि एक बैंक ने अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा कर रखा है तब इस जमा राशि पर भी बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि क्या होगा, एक बैंक ने अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा कर रखा तब भी इस जमा राशि पर भी बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य देश की सरकार की जमा राशि बैंक पर है, किसी भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अन्य देश की सरकार की जमा राशि बैंक पर है, तब इस पर भी बीमा लागू नहीं होगा, इस पर भी बीमा लागू नहीं होगा। ठीक है, अन्य सभी प्रकार की जमा राशि पर बीमा लागू होगा।
किसी भी एक बैंक में जमाकर्ता के चाहे जितने भी खाते हों, कोई एक बैंक चाहे जितने हैं, यदि वह बैंक दिवालिया हो जाती है तब उसे 5 लाख रुपए तक की धनराशि बीमा के रूप में प्राप्त होगी। मतलब अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं। यह बीमा मात्र 5 लाख तक का होगा। DICGC बीमित धनराशि का भुगतान 60 दिन के भीतर करेगी। बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए हर 100 रुपये की जमा राशि पर DICGC को कितना 12 पैसे का प्रीमियम प्राप्त होगा। प्रीमियम की अदायगी का भार बैंक पर होगा, ना कि जमाकर्ता। मतलब हम लोग जो पैसा जमा रखते हैं बैंक में उसका प्रीमियम भी बैंक देती है, ठीक है, DICGC को, लेकिन ये हमसे नहीं लिया जाता। अब देखिए सिबिल क्या है। सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड एंड पब्लिक क्रेडिट रजिस्टर PCR, ये क्या है? सिबिल एंड PCR। सिबिल फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड एंड पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। जब भी एक ऋणी कोई लोन लेने वाला किसी बैंक में, कोई बैंक है अथवा NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ऋण प्राप्त करता है, जैसे वो हो गए पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, बैंक अथवा NBFC उस ऋणी की संपूर्ण जानकारी, तो क्या होता है, बैंक या जो लोन देता है वो क्या करते हैं, जो लोन लेने वाला होता है उसकी सारी जानकारी क्रेडिट स्कोर जारी करने वाली कंपनियों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, क्रेडिट स्कोर जो जारी करने वाली कंपनियां उनको उपलब्ध कर। ऐसी ही एक क्रेडिट स्कोर कंपनी सिबिल है, जिसकी स्थापना एक अमेरिकी कंपनी है ट्रांस यूनियन ने भारत में की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? एक अमेरिकी कंपनी ट्रांस यूनियन ने भारत में की थी। इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एवं हाई मार्क ऐसी ही कुछ अन्य कंपनियां जो कि ऋणी का एक क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं, जिसे आप कहेंगे सिबिल स्कोर 750 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये सब क्रेडिट कंपनियां हैं, ठीक है, जो क्रेडिट स्कोर जारी करती हैं। सिबिल हो गया, इक्विफैक्ट हो गया, एक्सपीरियन हो गया, हाई मार्क हो गया, ऐसी ही कुछ अन्य कंपनियां हैं जो ऋणी का एक क्रेडिट स्कोर जारी करती हैं। इसी की बेस पे आपको लोन मिलता है। ऋण से संबंधित क्रेडिट स्कोर कुल 900 अंकों का ने तैयार किया जाता है। टोटल कितने? 900। यदि ऋणी लिए गए ऋण को समय पर वापस करता है, कोई समय पर अपना लोन वापस करता है, ब्याज जमा करता है, तो उसका स्कोर उच्च होगा, बढ़ा रहेगा, अन्यथा स्कोर नीचे आ जाएगा। नहीं तो अगर नहीं जमा करोगे टाइम से लोन तो स्कोर कम होता जाएगा। यदि ऋणी का स्कोर 700 अंकों से नीचे आ जाए तब उसके लिए भविष्य में किसी भी बैंक अथवा NBFC से ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। अगर 700 नीचे है तो आपको लोन जल्दी से नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही एक ऋणी अथवा NBFC से संपर्क करता है, वह बैंक अथवा NBFC सर्वप्रथम क्या करता है, आप लोन लेने जाएंगे बैंक के पास या NBFC के पास, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर का मूल्यांकन करते हैं, जो कि क्रेडिट स्कोर प्रदान करने वाली क्या कंपनियों के वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। वेबसाइट पर अपना डाटा डालेंगे, वो जारी कर देंगे। RBI ने भी ऐसी ही एक व्यवस्था स्थापित कर रखी है जिसे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री कहते हैं। RBI भी ऐसी एक वेबसाइट है, क्या? पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, PCR बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर क्या है? जब एक ऋणी कोई लोन लेने वाला है, संसाधन होते हुए भी जानबूझकर बैंक से लिया हुआ ऋण वापस ना करे एवं वह ऋण NPA में परिवर्तित हो जाए, तब बैंक उस ऋणी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर। मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया है और आप जमा नहीं करना है, लेकिन आपकी क्षमता है जमा करने की, आपके पास संपत्ति भी उतनी है, तो आपको बैंक क्या कर सकती है, और खाता NPA में चला गया, ठीक है, 90 दिन तक आपने कोई ब्याज नहीं जमा किया, तो वो किस में चला, तो क्या होगा, बैंक आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देगी। RBI द्वारा जारी वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी ऋणी को विलफुल डिफॉल्टर तभी घोषित किया जा सकता, कोई RBI एक गाइडलाइन के अनुसार क्या है, आपको विलफुल डिफॉल्टर तभी घोषित किया जाएगा जब ऋण की धनराशि कम से कम 25 लाख रुपए हो। ठीक है, ऋण की धनराशि कितनी? 25 लाख रुपए हो, इससे कम ना हो ऋण की धनराशि, तभी आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाए। एक ऋणी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए बैंक कम से कम 6 महीने प्रतीक्षा करेगी। क्या करेगी? 6 महीने इंतजार करेगी। ऋणी को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। एक ऋणी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। हम कैसे उनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं? जैसे नंबर 1 पॉइंट क्या है? संसाधन होते हुए भी ऋणी ऋण वापस ना करें। आपके संसाधन है फिर भी लोन जमा नहीं कर रहे हैं।
अगला पॉइंट क्या है कि अपने संसाधन छुपा कर ऋणी यदि बैंक से कहे कि उसके पास संसाधन नहीं है एवं वह ऋण वापस नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यदि ऋणी ने नकली कागजातों के आधार पर ऋण प्राप्त, कोई है जो नकली कागजातों के आधार पर ऋण प्राप्त किया हो एवं उसे वापस ना कर रहा हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि यदि ऋणी जो है लोन लेने वाला ऋण किसी उद्देश्य से लिया हो और उसे खर्च अन्य, मान लो आपने बिजनेस के लिए लोन लिया और आपने घर बनवा डाला। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यदि ऋणी ने किसी संपत्ति को गिरवी रख ऋण प्राप्त किया हो, कोई संपत्ति है उससे गिरवी रख ऋण प्राप्त कर लिया, परंतु बैंक की बिना जानकारी के उस संपत्ति को भी कहीं बेच दिया। आपका एक घर है, उसी के आधार पर लोन लिया और बैंक को बताया नहीं, आपने घर भी बेच दिया एवं अब ऋण वापस करने में असमर्थ हो। यदि बैंक किसी ऋणी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करते हैं तब उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा। अगर विलफुल डिफॉल्टर हो गए तो आप मुकदमा दायर किया जाएगा। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे ऋणी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे पीएनबी केस हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि भारतीय जो पासपोर्ट अधिनियम है उसमें संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि एक ऋणी 50 करोड़ रुपए अथवा उससे ज़्यादा का ऋण लेकर वापस ना करे, कोई लोन लेने वाला है जो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन वापस ना करे एवं बैंक उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दे, तब ऐसे में उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। कोई 50 करोड़ या उससे ऊपर है और लोन जमा नहीं कर रहा है तो बैंक तो क्या किया जाएगा, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा एवं उसे भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसके अंतर्गत क्या किया गया, यह तय किया गया कि यदि एक विलफुल डिफॉल्टर भारत छोड़कर भाग जाए, कोई विलफुल डिफॉल्टर है भारत छोड़कर भाग जाए, ऐसे में भारत में उपस्थित उसकी संपत्तियों को जब्त कर नीलाम कर दिया जाएगा। कोई भारत से छोड़कर जैसे नीरव मोदी चले गए तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और नीलाम कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग एनपीए के बारे में देखें, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या होता है, एक बैंक द्वारा उस ऋण को कहते हैं जिस पर मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति लगातार 90 दिनों तक न होता है। ऐसा लोन जिस पर मूलधन 1 लाख का लोन लिया है और उस पर ब्याज भी मान लो 500 रुपये पड़ता है, दोनों ना तो मूलधन प्राप्त हो एवं ब्याज भी लगातार 90 दिन तक प्राप्त ना हो, तो वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसे एक ऋणी ऋण लेकर इसकी वापसी में चूकता है, बैंकों को आरबीआई को 30 दिनों के भीतर इसकी जानकारी देंगे। बैंक क्या करेंगे, आरबीआई को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी देंगे। एनबीएफसी के लिए यह समय सीमा 180 दिनों की थी, एनबीएफसी के लिए 180 दिनों की, 6 महीना थी। और 2022 में बैंकों के समतुल्य 90 दिन किए गए, लेकिन 2022 में इसे 90 दिन कर दिया गया। जिस क्षण कोई ऋणी ऋण की अदायगी में चूकता है तो बैंकों को 30 दिन की अवधि के भीतर आरबीआई को इस संदर्भ में सूचित करना होगा। एनपीओ को 3 प्रारूप में वर्गीकृत, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। ठीक है, तो पहले में क्या है, अवमानक परिसंपत्ति। जैसे ही एक दिया ऋण एनपीए में परिवर्तित, कोई एनपीए में परिवर्तित हुआ, 90 दिन तक कुछ नहीं मिला तो अवमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में आ जाता है, मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट। यह 12 महीनों तक इसी श्रेणी में रहता है। कब तक, 12 महीने तक। यदि इसके उपरांत भी वसूली न हो पाए तब इसे संदिग्ध परिस्थिति में रखा दिया जाता है, और 12 महीने तक भी 1 साल तक नहीं मिला तब इसे डाउटफुल एसेट में, 12 महीने से 3 वर्षों तक यह गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति एनपीए जो है संदिग्ध परिस्थिति के रूप में 3 साल तक, 12 से 3 साल तक। यदि वसूली उसके बाद भी संभावना होता है तब इस डूबी हुई परिसंपत्ति की श्रेणी में रखा जाएगा, तब इसको लॉस एसेट मान लिया जाएगा। यह धनराशि जो एनपीए में परिवर्तित हो चुकी है एवं जिसकी वसूली की जानी है बैंक का शुद्ध या निवल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाती है। इस बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण की तुलना में प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। इसको किसमें, प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। चूँकि एनपीए में परिवर्तित वह ऋण किसी जमाकर्ता की जमा राशि होती है। जो एनपीए में लोन हो, एनपीए चला गया है, जो लोन जमा नहीं किया, वो क्या होता है असल में, वो हम लोगों को जो आम नागरिक जमा करते हैं उसी से बैंक लोन देती है, तो उसी की जमा राशि होती है। बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि जमाकर्ता की जमा राशि को संरक्षण करे। अतः जैसे ही एक ऋण एनपीए में परिवर्तित हो जाता है तो बैंक उसके बदले क्या करती है, पूर्व उपाय प्रोविजन रखना होता है। बैंक अपने लाभ में से क्या करती है, हटा कर रखती है। यह धनराशि जिसे बैंक अलग हटा कर रखती है, पूर्व उपाय, इसका उपयोग बैंक किसी भी उद्देश्य से नहीं कर सकती, उतना रेशियो हटा देती है बैंक लाभ से अपनी।
ये इस धनराशि को जब शुद्ध गैर निष्पादन परिसंपत्ति नेट एनपीए के साथ जोड़ा जाता है तब बैंक की सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति ग्रास एनपीए निकल कर आती है। ठीक है, जब इसको जोड़ दिया जाता है मतलब नेट एनपीए प्लस प्रोविजन बराबर ग्रास एनपीए। यदि एक ऋण लॉस एसेट में परिवर्तित हो जाए एवं वसूली अत्यधिक कठिन हो जाए तब ऐसी स्थिति में बैंकों को अपना तुलना पत्र बैलेंस शीट साफ करना होता है। इस उद्देश्य से बैंकों को इस एनपीए के घाटे के रूप में दर्शाना होता है। जब एक एनपीए को बैंक घाटे में दिखा देती तब इसे रिटेन ऑफ लोन कहा जाता है। घाटे में अगर बैंक दिखा दिया तो रिटेन ऑफ लोन कहा जाता है। इसके बाद भी ऋण की वसूली निरंतर जारी रहती है, परंतु एनपीए को बैंक जैसे ही अपने घाटे के रूप में दिखाकर राइट ऑफ करती है तो पूर्व उपाय के रूप में रखी गई धनराशि मुक्त हो जाती है। ठीक है, जो रिजर्व में रखा गया था वो धनराशि वो फ्री हो जाती है। इसका प्रयोग बैंक अपने कारोबार के उद्देश्य से कर सकती है जब राइट ऑफ कर दिया जाता है लोन को। ठीक है, कृषि से संबंधित ऋण के संदर्भ में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति की गणना के भिन्न तरीके। फसलों को दो विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। लघु आवधिक फसल जिनकी परिपक्वता कितनी 6 महीने तक होती है और दीर्घ आवधिक फसल जिनकी परिपक्वता एक अवधि मतलब कुछ फसलें जो 6 महीने पक जाती हैं, कुछ 1 वर्ष में। लघु आवधिक फसल के संदर्भ में बैंक क्या करती है, एक ऋण को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति घोषित करने से पूर्व 2 फसल मौसम का इंतजार करती है जो लघु अवधि 6 महीने की होती हैं, क्योंकि 2 फसल इंतजार करें तभी 1 साल होगा। और दीर्घ अवधिक फसल के परिप्रेक्ष्य में बैंक एक संपूर्ण फसल मौसम तक इंतजार करते हैं। इसके बाद ही किसी ऋण को गैर निष्पादनकारी मतलब एनपीए घोषित कर जाता है। मतलब किसान को यह देखा जाता है कि 1 साल तक शायद 2 फसल में जमा कर दें। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, तुलन पत्र की समस्या, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। वर्तमान में भारत में बैंकों के बढ़ते एनपीए का प्रमुख कारण क्या है, बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए ऋण को वापस न करना। इस समस्या को द्वितुलन पत्र की समस्या भी कहते हैं। जो भारत में बैंकों के बढ़ते एनपीए हैं उनका प्रमुख कारण क्या है, बड़ी औद्योगिक इकाई द्वारा जो लोन लिया जाता है उसको द्वितुलन पत्र की समस्या है। तुलन पत्र किसी भी औद्योगिक इकाई के वित्तीय स्वास्थ्य का लेखांकन है। एक कंपनी की संपत्ति एवं देयताओं को दर्शाता है। जब वित्तीय कारणों से एक कंपनी का तुलन पत्र प्रभावित हो जाए एवं यह किसी दूसरे कंपनी के तुलन पत्र को भी प्रभावित करे तो इसे क्या बोलते हैं, द्वितुलन पत्र की समस्या कहते हैं। तीव्र आर्थिक समृद्धि दौर में औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करती। इस उद्देश्य से उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाना होता है। ऐसा वे अपना विस्तार करके सुनिश्चित करती हैं। अपना विस्तार सुनिश्चित करने के लिए वे बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करती हैं। इसी दौरान यदि अकस्मात मंदी का दौर प्रारंभ हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऋण की वापसी में चूक सकते हैं। इससे औद्योगिक इकाइयों के तुलन पत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन कंपनियों के तुलन पत्र में उत्पन्न समस्याओं के कारण बैंकों का तुलन पत्र भी प्रभावित होता है। यह तुलन पत्र की समस्या है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते एनपीए के पीछे निगमीय ऋण की अदायगी में चूक सबसे प्रमुख कारण है, मतलब निगम के जो लोन होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, पहला क्या है कि औद्योगिक इकाइयों को दिए गए ऋण का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, जो औद्योगिक इकाई को लोन दिया जाता है उनका पुनर्गठन किया जाए। बैंकों को पुनर्पूंजीकरण करके अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जा सकती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड को एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ऋण को राइट ऑफ किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेच सकते हैं, मतलब जो एनपीए हो गया वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था चक्रीय रूप से आगे बढ़ती है, अर्थात इसमें निरंतर आर्थिक समृद्धि देखी नहीं जा सकती। कुछ समय के लिए निरंतर समृद्धि होती है, फिर अर्थव्यवस्था में मंदी अनिवार्य रूप से उत्पन्न होती है, अर्थात समृद्धि के उपरांत मंदी देखी जाएगी। इसी व्यापार चक्र का जाता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कंटिन्यू व्यापार में वृद्धि ही रहे, मंदी भी आ सकती है बीच बीच। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी। भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना सरफरेसी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के आधार पर हुई थी। इस अधिनियम ने बैंकों को यह प्राधिकार प्रदान किया कि यदि ऋणी जो है ऋणी मतलब लोन करता लोन लेकर वापस ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में गिरवी रखी संपत्ति को बैंक जब्त कर नीलाम कर सकती है, परंतु ऐसा मात्र सुरक्षित ऋणों के संदर्भ में संभव। इसी सरफरेसी एक्ट ने एआरसी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, भारत में स्थापित पहली एआरसी
ARCIL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड थी। इसकी स्थापना SBI, PNB, ICICI, IDBI ने मिलकर की थी। ARC की स्थापना 2 अथवा 2 से अधिक बैंक मिलाकर कर सकते हैं एवं निजी निवेशक भी RBI की अनुमति लेकर कर सकते हैं। ARC बैंकों के NPA को उनसे छूट दर पर खरीदते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बैंक से NPA लोन होते हैं उनको सस्ते में खरीद लेते हैं एवं अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों की सहायता से उसकी वसूली का प्रयास करते हैं। क्योंकि भारत में बैंकों का NPA निरंतर बढ़ रहा है, निजी क्षेत्र के ARCs के लिए छूट दर इस पर NPA को खरीदना कठिन है। कुछ NPA राजनैतिक रूप से भी जटिल हो गए, अतः सरकार ने बैड बैंक की स्थापना करने लिया। बैड बैंक क्या होते हैं? बैड बैंक सरकार द्वारा स्थापित एक ARC को दिया गया नाम है। एक ARC है, उसी को बैड नाम दिया गया। बैड किया बैंक भारत में कार्यरत बैंकों के जो NPA या बैड लोन को खरीद कर सरकार के सहयोग से इसके वसूली का प्रयास करती है। ये सरकार के सहयोग से वसूली करती है, परंतु RBI ने इसका विरोध किया। RBI ने इसका विरोध किया। उस दौरान रघुराम राजन ने यह तर्क दिया कि इसे एक समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता। बैड बैंक की स्थापना NPA की समस्या को बस स्थानांतरित करेगी। बैड बैंक की क्या रघुराम राजन समिति ने क्या कहा? रघुराम राजन ने कहा कि जो बैड बैंक है वो NPA की समस्या को बस मतलब ट्रांसफ़र कर देगी, वो उसका सुझाव हल नहीं निकल पाएगी। अन्य समस्या बैड बैंक से पूंजी निवेश की होगी। बैड बैंक में पूंजी उपलब्ध कराना एक चुनौती होगी। इस विरोध के कारण सरकार ने बैड बैंक की स्थापना को क्या फिर रोक दिया। जब रघुराम राजन ने तर्क दिया तो स्थगित कर दिया। पुनः जब उर्जित पटेल RBI के गवर्नर बने, फिर इसके बाद उर्जित पटेल बने, इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया, परंतु बैड बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? PARA पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। यह तय किया गया कि पैरा एक ARC के रूप में कार्य करेगी। प्रारंभ में पैरा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का NPA खरीद शुरुआत में क्या करेगी? केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA खरीदेगी। पैरा मतलब पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। पूंजी निवेश सरकार नहीं करेगी, पैरा लोगों से पूंजी प्राप्त करेगी। जो भी लाभ पैरा बनाएगी उसका विवरण निवेशकों में किया जाएगा। परंतु 2016 में क्या हुआ? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड पारित किया गया, जो बैंकों के NPA की वसूली के लिए प्रभावशाली उपकरण बना। पैरा की स्थापना का विचार भी सरकार ने रोक दिया, त्याग दिया। ठीक है, ये भी नहीं आ पाई। बजट 21-22 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बही खातों में सुधार के उद्देश्य से 21-22 में बजट में क्या हुआ? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एवं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के गठन का प्रावधान किया था 21-22 में। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भारी NPA की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 2 नई संस्थाओं की स्थापना की थी। NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और IDRCL इंडियन डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, NARCL की स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास NARCL में 51% स्वामित्व है, निजी क्षेत्र बैंकों के पास इसमें 49% है। जो गवर्नमेंट बैंक है उनके पास 51% और निजी के पास 49%। IDRCL इंडियन डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड, इंडियन डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड एक अन्य कंपनी जो क्या करती है? विशेषज्ञों की मदद से तनावग्रस्त परिसंपत्ति के प्रबंधन और इसके निपटान हेतु कार्य करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पास इसमें अधिकतम 49% हिस्सेदारी है। इनमें 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास है। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो गया। इंडियन डेब्ट रेजुलेशन में निजी क्षेत्र के लोन ऋणदाताओं के पास 51% है और NARCL में गवर्नमेंट बैंकों के पास। NARCL बैंकों से NPA खातों का अधिग्रहण और एकत्रीकरण करेगा, जबकि IDRCL क्या करेगा? एक विशेष व्यवस्था के तहत ऋण समाधान प्रक्रिया को संभालेगा। NARCL की स्थापना का उद्देश्य जो है 500 करोड़ से अधिक की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करना है। यह विभिन्न चरणों के अंतर्गत अलग अलग वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त परिसंपत्तियां ग्रहण करेगी। NARCL क्या करेगी? स्थापना का उद्देश्य 500 करोड़ से अधिक की तनावग्रस्त परिसंपत्ति को समाधान करना है। यह विभिन्न चरणों के अंतर्गत अलग अलग वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त संपत्ति का अधिग्रहण करेगी। ठीक है, सर्वप्रथम NARCL तनावग्रस्त परिसंपत्ति बैंकों से खरीदेगा, जिसके यह प्रारंभ में ही खरीद मूल्य का 15% भुगतान नकद में करेगा। बाकी बची 85% राशि
के लिए सिक्योरिटी रसीद बैंक को दी जाएगी, जिसकी परिपक्वता कितनी होगी, मैच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष की होगी। IDRCL की मदद से जब इस परिसंपत्ति का निपटान किया जाएगा तो वाणिज्यिक बैंक को बाकी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार ने NARCL द्वारा जारी जो सिक्योरिटी रसीद की गारंटी के रूप में 30,600 करोड़ रुपए निर्गत किए। यदि IDRCL तनावग्रस्त परिसंपत्ति के निपटान में असफल रहती तो क्या होगा, NARCL द्वारा जारी सिक्योरिटी रसीद और IDRCL द्वारा जुटाए गए धन के बीच के अंतर का भुगतान सरकारी गारंटी वाले फंड से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्लास इसके बाद देखेंगे। धन्यवाद।